नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही व बारक वसल्लम। Dear students, today is 5th of August 2020. The day is Wednesday. Dear students, the topic which we are going to start in this lecture is teamwork in software engineering projects. What is a team? First of all, what is a team? A team is basically a group of people working together to achieve a common goal. अंडरस्टूड है डियर स्टूडेंट्स के जो ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं जो किसी एक कॉमन गोल के लिए वर्क कर रहे होते हैं वो एक टीम कहलाते हैं. व्हाट इज अ टीम वर्क? द एबिलिटी टू कोऑपरेट एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल. इसमें टीम वर्क में ये आ जाता है कि टीम वर्क के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो आपस में ना सिर्फ कोऑपरेट करते हैं बल्कि बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टीम वर्क में अगर हम बात करें तो कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस. जब हम मिलकर शुरू करते हैं किसी भी टास्क को आपस में ग्रुप की शक्ल में, तो ये एक बिगनिंग है, और आपस में इकट्ठे रहकर चलना ये एक प्रोग्रेस है, और आपस में मिलकर इकट्ठे काम करते रहना ये एक सक्सेस है. ये डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर हम बात करें टीम की, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि टी से हम मुराद लेते हैं टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव, एम फॉर मोर. A team is a number of persons associated together in work or activity. इसका मतलब ये है कि टीम के जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें से हर एक आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता हुआ, आपस में इफेक्टिवली कोऑपरेट करते हुए ये सब एक ग्रुप की शक्ल में ज्यादा अचीवमेंट्स को हासिल करते हैं. Why we need teamwork? The overriding need of all people working together for the same organization is to make the organization profitable. एक सेम ऑर्गेनाइजेशन के तहत जितने भी पीपल हैं वो आपस में जब मिलकर आपस में वर्किंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, तो यही असल मकसद या ऑब्जेक्टिव होता है एक टीम वर्क का. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीम वर्क और इंडिविजुअल वर्क में आपस में इनका रिलेशन अगर हम देखें, आपस में इनका कंपैरिजन अगर ब्रीफली करें तो आपको ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि जो डियर स्टूडेंट्स एक और एक मिलकर दो नहीं 11 होते हैं. इसको हम आपस में कोऑपरेटिवली आपस में प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ मिलकर जब दो लोग भी काम करते हैं तो वो दो नहीं बल्कि 11 हो जाते हैं, क्योंकि एक माइंड नहीं बल्कि दोनों का माइंड जब मिल के उसकी प्रोडक्टिविटी को हम देखें तो वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. और इसीलिए टीम वर्क में अगर हम देखें तो बहुत सारे माइंड्स इकट्ठे होकर वर्क कर रहे होते हैं. इंडिविजुअली अगरचे एक सिंगल पर्सन अपने टास्क के ऊपर वर्क भी कर रहा है,
न्यू या रिवाइज टास्क पे भी काम कर सकता है, रिसर्च या प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर सकता है, और वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट के नेटवर्क भी बना सकता है। लेकिन जब टीम वर्क की बात आती है तो उसमें हमारे जो गोल्स होते हैं वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम काम करते हैं तो फिर हमें एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। हर डिपार्टमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट का जो और जो इंचार्ज होता है, जो मैनेजर होता है, उसके अंदर अंडर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो उसकी एक टीम होते हैं। तो ये जो एक टीम होती है वो उनके जो गोल्स या माइलस्टोन्स जो उन्होंने अचीव करने होते हैं वो सब मिलके उस पे एग्री करते हैं अपनी मैनेजमेंट के जेरे तहत। एस्टेब्लिश टास्क टू बी कंप्लीटेड, वो तमाम टास्क जिनको कंप्लीट किया जाना होता है उनको डिसाइड कर लिया जाता है, उनको एस्टेब्लिश करते हैं, उनको और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, और प्रोग्रेस जो है उसकी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग की जाती है मैनेजमेंट की तरफ से। और इनकी उसके बाद ये सब मिलकर आपस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नतीजे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है उसके ऊपर सब मिलकर एग्री करते हैं, और मैनेजमेंट जो सी है उसकी अप्रूवल देती है कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि स्टेजेस के टीम डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उन पे अगर हम बात करें मुख्तसरन, तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है फॉर्मिंग। वो स्टेज होती है जिसमें मेंबर्स जो से होते हैं वो सबसे पहले टीम मेंबर्स को इकट्ठा किया जाता है। वो आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि वो अपनी पोजीशंस को ग्रुप के अंदर देख रहे होते हैं, और फिर वो लीडर की जो मैनेजमेंट होती है उसको वो देखते हैं, उसकी गाइडेंस को टेस्ट करते हैं आपस में। अभी क्योंकि वो ग्रुप मेंबर्स न्यूली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं तो उनमें अभी वो प्रोग्रेस अभी बहुत लिटिल प्रोग्रेस होती है प्रोजेक्ट के ऊपर। इस स्टेज में वीक रिलेशनशिप्स होते हैं और लो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अभी नहीं होती। सेकेंडली, स्टॉर्मिंग। जो स्टॉर्मिंग स्टेज होती है इसमें बेसिकली जो जो बात होती है, ये सबसे बेसिकली मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज है ग्रुप के लिए, क्योंकि इस स्टेज में होता ये है कि जब मेंबर्स जो से हैं वो वैसे तो इनपेशेंट हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं लैक ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि प्रोग्रेस अभी शुरू नहीं हुई होती तो वो बेचैन होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो टीम मेंबर्स का अभी पूरी तरह से अभी वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह कोऑपरेटिव नहीं हुए होते, लेकिन उसके साथ साथ वो डिफरेंट आइडियाज को डेवलप करते हैं, वो डिफरेंट जोन से हैं वो नए आइडियाज को ऑफर करते हैं, लेकिन वो उनको आगे ऑफर करते हुए वो थोड़ा डरते हैं, अभी झिझक होती है इनमें। और दूसरी बात ये कि वो उनके उन आइडियाज के ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो सकती है, और उनके एक्शंस के ऊपर आर्ग्यूइंग भी हो सकती है। उनको बेसिकली ज्यादातर एनर्जी जो इस स्टेज में फोकस होती है वो ज्यादातर मेंबर्स अभी प्रोग्रेस पे अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा अभी एनर्जी फोकस नहीं कर रहे होते इस स्टेज में। तो इस स्टेज में उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी थर्ड स्टेज है वो स्टेज आ जाती है नॉर्मिंग की। जो नॉर्मिंग स्टेज होती है इसमें ये होता है कि मेंबर्स, जो टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को न सिर्फ ये कि पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं बल्कि वो अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। उनकी इमोशनल कन्फ्लिक्ट जो होती है आपस में वो रिड्यूस हो जाती है, और रिलेशनशिप जोन सा है वो और ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाता है। और उसके बाद ये टीम जो सी होती है वो अपने वर्क पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना शुरू कर देती है और उनकी प्रोग्रेस जो सी है वो बेहतर होती जाती है।
उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है परफॉर्मिंग, या जिसमें टीम पूरी तरह से, टीम मेंबर्स जो हैं आपस में एक दूसरे की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को न सिर्फ पहचान जाते हैं बल्कि अपने इंडिविजुअल रोल्स को भी पहचान लेते हैं। और इसमें बेसिकली ज़्यादा आइडियाज़ वगैरह जो उनसे हैं वो जनरेट किए जाते हैं, ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ और सजेशंस जो हैं वो ग्रुप मेंबर्स देते हैं। वो कंफर्टेबल होते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग टूल्स को यूज़ करते हुए, ना सिर्फ ये कि एक दूसरे के साथ आइडियाज़ देते हुए, वो डिसीजन मेकिंग टूल्स को यूज़ करते हुए ना सिर्फ ये कि आइडियाज़ वो देते हैं बल्कि टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और बेसिकली जो ये परफॉर्मिंग स्टेज होती है, इसमें टास्क बहुत अच्छे तरीके से अकम्प्लिश्ड होना शुरू हो जाते हैं। टीम जो सी है, टीम की सेटिस्फेक्शन बहुत बेहतर हो जाती है, और लॉयल्टी जो सी है ऑर्गेनाइजेशन या अपने कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए, वो लॉयल्टी बहुत हाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि एक टीम लीडर जो सा है उसका क्या रोल हो सकता है। टीम लीडर का रोल इंतहाई अहम होता है, क्योंकि टीम को बिल्ड करने के लिए एक टीम लीडर के अंदर ये प्रॉपर्टी खसूसियत होनी चाहिए कि वो तमाम पूरे ग्रुप को ना सिर्फ ये कि टीम को कंट्रोल कर सके, बल्कि उनको हर तरह उनको पूरी तरह उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है कि वो इंस्पायर, उसके अंदर ये खासियत होनी चाहिए टीम लीडर के अंदर कि वो अपनी टीम को इंस्पायर करे, उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करे, उनको मतलब अपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर करे। फिर उसके बाद एक टीम लीडर जो सा है वो अपने तमाम मेंबर्स को प्रॉपरली एडजस्ट करता है। हर टीम के अंदर जितने भी पीपल होते हैं, जितने भी टीम के अंदर मेंबर्स होते हैं, उनको उन प्रॉपर पोजीशन पे एडजस्ट करता है जहां पे वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। वो उनको न सिर्फ ये कि पहचानता है बल्कि उनको उनकी 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 सोच के मुताबिक, उनकी उनके उनकी उनकी थिंकिंग और उनकी पोजीशन को पहचानते हुए उनको प्रॉपर जगह पे एडजस्ट करता है। अपडेट, उसके बाद टीम जो लीडर है उसकी ये एक खासियत भी है कि वो अपडेट करता रहता है अपने ग्रुप मेंबर्स को, अपनी टीम को हमेशा अपडेट रखता है। लेटेस्ट हर किस्म की मतलब जो जो अचीवमेंट्स हैं उनके साथ साथ टीम के हर मेंबर को अपडेट करता रहता है, ताकि वो अपनी करंट पोजीशन को देखें कि वो इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और उन्हें और क्या अचीव करना है। एडवाइस, तो टीम लीडर जो होता है वो अपनी टीम मेंबर्स को प्रॉपरली साथ साथ एडवाइस करता रहता है अपने हर टीम मेंबर्स को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर उसके बाद टीम लीडर के अंदर ये खसूसियत भी होती है कि वो अपने हर टीम मेंबर के साथ, अपने टीम के हर मेंबर के साथ कंसल्ट, अगर वो किसी प्रॉपर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंसल्ट करने की जहां जहां जरूरत पड़ती है उनको वो कंसल्ट करने, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है और उनको बेहतर से बेहतर अचीवमेंट के लिए तैयार करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं टीम वर्क इन सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है बेसिकली लार्जली जो सी है बेस करती है एक ग्रुप वर्क के ऊपर, चाहे वो लोकली हो या वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे हो, यानी लोकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोकली, या अगर डिफरेंट ब्रांचेस हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो से हैं ये बेसिकली वर्क इनका होता ही ग्रुप वर्क है। कोलैबोरेशन इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैज द एबिलिटी फॉर एनरिचिंग and reflecting over the objects of knowledge, increasing the perspectives of analysis and application,
ensuring as human beings continually in cognitive, social and emotional development. तो जे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सी है बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो भी कोऑपरेशन आपस में होती है उससे जो इनकी इनकी जो सलाहियतें हैं वो निखर जाती हैं और ये अपने ऑब्जेक्ट्स अपने नॉलेज के जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ जो नॉलेज हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, इनके एनालिसिस के प्रोस्पेक्टिव्स बढ़ जाते हैं और इनकी जो और ह्यूमन बींग्स कॉन्टिन्यूली ये अपनी एप्लीकेशन को इंश्योर करते हुए सोशली और इमोशनली अपने अपने डेवलपमेंट को ना सिर्फ ये कि अपनी डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को पहचानते हैं बल्कि अपनी डेवलपमेंट जो सी होती है उसको उनको उसको पूरी तरह से उसकी पहचान रखते हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ software quality and organizational effectiveness. Dear students, हम अगर डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम वर्क के तौर पे अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को हम के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जिनसे हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं. उनमें बेसिकली अगर आप देखें तो तीन हमारे मेजर हमारे कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्ट, पीपल, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट. और हमारा जो प्रोसेस है वो मेनली रिजाइड कर रहा है एक ट्राइंगल के दरमियान में. हमारा जो प्रोसेस है वो हमारी ट्राइंगल की इन तीनों की जो ट्राइंगल है पीपल, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट, उसकी ट्रायंगल के दरमियान में प्रोसेस जो है वो रिजाइड कर रहा है. और बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी भी प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर किया जाना होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को जब प्रिपेयर किया जाना होता है तो कस्टमर की जो इनटेक है वो बहुत नहायत ही ज़रूरी होती है क्योंकि कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है. उसके लिए उसको पूरी तरह से ना सिर्फ ये कि कम्युनिकेट करना होता है बल्कि हर तरह से कोऑपरेट करना होता है. जो इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी प्रॉपरली उसे प्रोवाइड करनी होती हैं. उसके बाद जब प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन इनपुट कर दी जाती है तो उसके बाद जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो बेसिकली एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अपने इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज़ करते हुए, अपनी एक्सपर्टाइज को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, प्रॉपर कंप्यूटर साइंस के तमाम प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए, जब वो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है. फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जब हमें प्रोडक्ट को फाइनली प्रिपेयर करना है तो उससे पहले हमें बिजनेस कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मेनली बिजनेस कंडीशंस में जो बात आ जाती है वो ज़्यादातर जो होती है वो ये होती है कि आपकी जो ड्यूरेशन है सॉफ्टवेयर की कंप्लीशन की जो ड्यूरेशन है वो क्या उसकी डेडलाइन वगैरह या कोई बिजनेस रूल्स वगैरह अगर कोई अप्लाई करने हैं तो वो जो सा है वो सॉफ्टवेयर के अंदर उनको जो सा है वो उनको शामिल किया जाता है और इस तरह हमारी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अचीव होती है. उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारे बेसिकली इसमें हमने जो ट्रायंगल की जो बात की, जो हमारे ट्रायंगल डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने मेंशन की है, जिसमें आप ये देखें कि स्किल, बेसिकली जो स्किल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, जो स्किल और जो मोटिवेशन है वो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है क्वालिटी और परफॉर्मेंस के अंदर, कि आप सॉफ्टवेयर किस क्वालिटी का बनाएंगे और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अहम
यहाँ पे रोल किरदार अदा करती है। तो जो प्रोडक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक सब्सटेंशियल उसका इम्पैक्ट हो सकता है क्वालिटी पर भी और टीम परफॉर्मेंस के ऊपर भी। तो अगर आपकी प्रोडक्ट जो सी है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसकी हो सकता है फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक आपकी क्वालिटी जो है वो इतनी बहुत ज़्यादा बेहतरीन ना हो या आपकी टीम इतना बेहतर तरीके से परफॉर्म ना कर सके। तो कॉम्प्लेक्सिटी का इम्पैक्ट हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी क्वालिटी पे और टीम परफॉर्मेंस पे। तो बाकी टेक्नोलॉजी में हमारे बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स और टूल्स आ जाते हैं और इस तरीके से मतलब ये हमारी जो ट्रायंगल हमारी जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये हमारे बिजनेस की अचीवमेंट को, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को डिटरमिन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर बात करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।